और उसके साथ साथ ऊंच नीच की भावना भी प्रेरित कर देती है। छुआछूत जिसको कहते हैं, ऊंच नीच का मतलब छुआछूत को भी प्रेरित करती है। जैसे अब उदाहरण के लिए आपसे कहा जाएगा, जैसे आपसे उदाहरण के लिए कहा जाएगा छुआछूत के बारे में। जैसे आप दो भाई हैं, एक भाई कलेक्टर हो गया, आए आप हो गए मजदूर, क्या है आपका आपसे दूरा होगा कि नहीं? उसका दूरा हो जाए। क्या आपसे आपकी सभ्यता से वो जिएगा? कहेगा कि ये हमारा पूरे परिवार नहीं आएगा, न ले आएगा, वो ले लेगा वही जगह, वही अब रख देगा अपना क्या रूम रख देगा, वही पढ़ाई लिखाई करेगा। यही कह रहा है इसमें, कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि श्रम विभाजन में जो है, श्रम विभाजन तो ठीक है, कुशल समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन श्रमिक विभाजन श्रमिकों का जो है अस्वाभाविक भी विभाजन करती है। कहाँ की श्रम विभाजन? भारत की। भारत का जो श्रम विभाजन है श्रमिकों का अस्वाभाविक, स्वाभाविक नहीं अस्वाभाविक विभाजन। अस्वाभाविक का समझ रहे हैं ना? अरे इच्छा नहीं है इसके बाद भी हमको काम दे दिया जाता है, उसको कहते हैं अस्वाभाविक विभाजन। जबकि श्रम विभाजन का लक्षण है कि हमारा स्वाभाविक विभाजन होनी चाहिए, लेकिन भारत में यह श्रम विभाजन किस तरह से होता है? अस्वाभाविक विभाजन होता है। आज इसके वजह से हम जितने जो भारत में बहुत से वर्ग है ना, वर्ग समझ रहे हैं ना, बहुत सी जातियां हैं, आपस में ऊंच नीच की भावना प्रेरित है। जैसे आप मजदूर हो गए, ठीक ना, हम हो गए टीचर, अब आपसे दूरी हो जाएगी सभ्यता की। हो सकता है कि कोई इसी में मोची का काम करना शुरू कर लिया, अब कोई जो है क्लर्क का काम करने लगा, तो उसमें छुआछूत हो जाएगा ना, दूरी बनती जाएगी। यही कारण है कि आज भारत में जो है ऊंच नीच की भावना प्रेरित हो गई है। आई बंद होगी? लोग कह रहा है कि नहीं अब बंद हो, कैसे बंद होगी? हो सकता है कि गरीब ही प्रधानमंत्री बन जाए और उसका एक भाई क्या बन जाए? मजदूर रह जाए, तो क्या मजदूरी की सभ्यता से और उधर वो प्रधानमंत्री के पद से कोई मेल रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो यह बात आपको जाननी है का कि अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि भारत की प्रथा, जाति प्रथा जो है एक विशेषता यह है कि श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन के साथ साथ ऊंच नीच भी क्या करती है? करार करती है, यानी ऊंच नीच की भावना प्रेरित करती है। लिख लें कि श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ, श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ ऊंच नीच की भावना प्रेरित करती है। लिख लें, करार नहीं समझेंगे, प्रेरित लिख लें, प्रेरित करती, ऊंच नीच की भावना प्रेरित करती है, ऊंच नीच की भावना प्रेरित करती है। अब आगे चलिए, अब फिर डिस्कस कर रहा है लेखक कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए। अब तक ये सब बातें समझा लिया, क्या क्या बातें समझा लिया, कुल बातें आपको बता दी गई। कह रहा कि यदि हम जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लें तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। काहे ना स्वाभाविक विभाजन है भाई? कह रहा कि अगर हम जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लेते तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। अगर कोई प्रश्न पूछता है आप तुरंत कहेंगे क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं है। लिख लें कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जाता है? इसलिए कि उसकी रुचि पर यह विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि उसके रुचि से यह विभाजन नहीं किया गया है। लिख लिए ना? हाँ, स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है।
क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए, कह रहा है कि हमको ये ध्यान देना है, कौन किसको? कुशल व्यक्ति को, विवेकी व्यक्ति को। बात समझ रहे हैं ना, कि हम जो श्रम विभाजन कर रहे हैं वैसे को करें जिसके पास क्या हो? क्षमता हो। क्षमता हो किसकी? कार्य करने की। करा कि विवेकी व्यक्ति को या निपुण व्यक्ति को ये ध्यान देना चाहिए कि श्रम विभाजन करते समय वैसे लोगों को वर्ग में दे जिनके पास क्या हो? रुचि हो और उसके साथ साथ क्षमता हो, यानी कौशल हो, कुशलता हो उसमें, तभी वो चुनाव कर सके, तभी ना विकसित होगा। भाई वो चुनाव स्वयं कर सके, कब करेगा? जब उसके पास क्या होगा? कुशलता होगी और उसके साथ साथ रुचि होगी। जैसे आप रुचि में रहेंगे और योग्य भी रहेंगे। अरे ए प्लस बी को होल स्क्वायर नहीं आ रहा है, आप खूब रुचि लगाएं कि गणित आ जा, गणित आ जा, तो क्या आप गणित बना लेंगे का? नहीं ना। वही बात कर रहा है कि रुचि भी हो और उसके साथ साथ क्या हो? क्षमता हो। क्षमता मीन्स योग्यता भी हो। भाई हाई स्कूल की योग्यता नहीं है, यानी 8 पढ़े नहीं, 6 पढ़े नहीं, 6 का नॉलेज हुआ नहीं, 7 का हुआ नहीं, एक बार हाई स्कूल में आ गया, खूब रुचि है कि हाई स्कूल में पास हो जाएंगे। तो कैसे पास हो जाएंगे? 2 चीज़ होनी चाहिए आपके विवेक के लिए। कौन कौन सी? रुचि होनी चाहिए और दूसरी बात क्षमता होनी चाहिए। तभी जो है, जो विवेकी व्यक्ति है, यानी जो आपको राय देता है कि तो हाई स्कूल में पढ़ो, तो ये ध्यान देना चाहिए उसे कि उसके पास रुचि है कि नहीं, और दूसरी बात कि उसके पास क्षमता है कि नहीं। 18 का पढ़ा नहीं याद है, आज चंदन सर के नाम लिखा जी, पास कर दिया का? बोलिए नहीं ना भाई, क्योंकि उसके पास हाई स्कूल की क्षमता होनी चाहिए ना, पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए, 8, 7, 6 का नॉलेज होना चाहिए, तब ना हाई स्कूल में थोड़ा बहुत ना सुधार कर देंगे। अभी पढ़ाते रह जाओ 19 का पढ़ा, आपका सिलेबस पढ़ाना है अलजबरा से लेके चूंकि सवाल तक, कहाँ संभव है? अब जब तक वो आएगा नहीं तो हाई स्कूल का ना क्षमता से आएगी, परीक्षा होगी कि 8 के और आपके योग्यता से होगी? हाई स्कूल की जो परीक्षा होगी किसके क्षमता से होगी? सिलेबस के अनुसार होगी। और आपकी योग्यता पहला क्लास की है तो कैसे पास होंगे? कह रहा है कि हमें यह ध्यान देना चाहिए कि रुचि है कि नहीं, और एक ध्यान और देना चाहिए कि क्षमता है कि नहीं, तभी हमको श्रम विभाजन करनी चाहिए। इस सिद्धांत के विपरीत कह रहा है कि इस सिद्धांत के विपरीत क्या है? एक बात कह रहा है, क्योंकि भारत में ठीक विपरीत सिद्धांत चलता है श्रम विभाजन का। कह रहा है कि विपरीत है कि जाति प्रथा बिना दूसरे के दृष्टिकोण, जैसे कह रहा है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, कह रहा है कि एक इस सिद्धांत के विपरीत यहाँ एक कार्य होता है। कहाँ? भारत में, कि जिनकी क्षमता भी नहीं है, रुचि भी नहीं है, उसके ठीक विपरीत दूसरे के एम पर, दूसरे की क्षमता पर, जैसे पिता की क्षमता पर, इसमें लिखा हुआ है मनुष्य का प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए ही दूसरे के दृष्टिकोण लिखा हुआ है। दृष्टिकोण माने जानते हैं ना? दृष्टिकोण माने होता है नजरिया, दूसरे के योग्यता पर, दूसरे के बल पर। जैसे आप तैराक नहीं है, ठीक ना? अरे तैरते नहीं भाई, उदाहरण समझने के लिए कर रहा हूँ। आप पौड़ते नहीं हैं, अब कोई आपको बल दे दिया इसी में से, या क्या घबरा रही हो, मैं पार में कर दूंगा, मैं तैराक हूँ बढ़िया, लेके गया बीच में, जे बीच में गया आप दहशत में हो गए। क्षमता तो है नहीं आप में, बल है नहीं, उत्साह है नहीं, रुचि है नहीं, तो आप जाते जाते जो गाज देखेंगे ना नदी का, बाढ़ का, डर जाएंगे। और डर जाएंगे ना तो मन बड़ा, बताए ना, बहुत बेचलन है। वो क्या कहेगा कि अब कुल मत कर, अब इनके धौ के ही में के ऊपर हो, और ये धरी तक वो पौड़िया कि वो मर जाए तो वो मर जाए, दोनों लोग ना मर जाएंगे। कह रहा कि भारत में एक विपरीत सिद्धांत है। कौन सा? लिखा हुआ है इसमें कि क्या, कि जैसे दृष्टिकोण माता पिता का, मानी माता पिता योग्य है, टीचर है, कलेक्टर है, तब उसी के दृष्टिकोण पर ना
क्या करता है माता पिता कि गर्भ में पुत्र मेरा है, क्या लिखा हो इसमें, गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। पुत्र अगर गर्भ में है, पिता निर्धारित कर लिया कि जन्म लेगा तो सोने की दुकान खुलवा दूंगा उससे। अब सोना का दुकान खुलेगी, कितने पैसे में बेचे, कम से कम करोड़ों रुपए लग जाएंगे आपका। अब बनवा दिया, सब तिजोरी लेके लाकर सब कुछ रख दिया कि पुत्र पैदा होगा ना और शरीक होगा तो ये दुकान सौंप दी जाएगी, इसकी आजीविका अच्छी रहेगी। और वो जब सयाना हुआ तो न उसकी रुचि है न उसके पास क्षमता है। भाई रत्तियों का दाम निकाले की क्षमता रही तभी ना सोना का दुकान चली। गुरु को अगर दूर का पढ़े नहीं क्या हुआ तो रत्ती भर के कहाँ से हिसाब निकाली, ठगा नहीं जाई तो क्या करी। जब ऐसा आफत आ जी तो आगे ना कहा को से दामे नहीं निकल और घटावल बनता तो धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा और शिथिल होकर के दुकान धीरे धीरे छोड़ देगा। और दुकान छोड़ देगा तो दुकान बिका नहीं जाएगी। उस तरह पिता तो मर नहीं जाए हो, पिता तो विशारद था, वो तो मर के चला जाएगा। काहे मर जाएगा, क्योंकि नाश्वर शरीर है। पुत्र सयाने होते होते धीरे धीरे अधेर आते आते पिता इस संसार से लुप्त हो जाएगा। सारा बोझ अब पुत्र पर आ जाएगा। अब पुत्र बहंगवा का समझ रहे हैं ना, और रुचि नहीं है और वो एकदम दिमागदार भी नहीं है तो क्या करी, वो परपटी के बेच कीन खाली आय अपने का ले ली, अब कटोरा लेके घूमी, मानी कटोरा का अब भिक्षाटन करी। आज देख रहे हैं भारत में सारे जमींदारी प्रथा क्यों टूट गया, यही कारण है कि जब तक वो व्यक्ति था उसके बेस पर सारी व्यवस्था देखी जाती थी। पुत्र सोचा कि अब ये स्वर्ग जाने वाला नहीं है, केवल बैठे रहेंगे, पानी में भींजेंगे नहीं, बस खाना पीना मलाई मिलता रहेगा। करते करते जो पिता चला गया, पुत्र पर जब बोझ आया अटालिका का एक एक छड़ बेच बाज के कर दिया। टूटता जा रहा है जमींदारी प्रथा, यही कारण है। अगर आप सतर्क नहीं हुए, आपकी कितनी क्षमता है, अपने क्षमता के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन भारत में करने वालों की ये सिद्धांत नहीं बनाया गया है। सिद्धांत क्या बनाया गया है, पिता माता के दृष्टिकोण पर ही, यानी पिता माता देखता है कि मेरा पुत्र अभी गर्भ में है, पैदा होगा, तभी जो है उसके लिए पेशा चयन कर देता है। पेशा माने जानते हैं ना, पेशा माने व्यवसाय, लिख लीजिए ना। पेशा चयन करने का मतलब व्यवसाय चयन करके रख देता है। जो पुत्र शरीक हुआ उसको सौंप देता है ना, उस ये नहीं क्षमता, वो देखता नहीं कि इसकी क्षमता है कि नहीं, इसकी रुचि है कि नहीं इसमें, बस ऐसे ही माला पहना देता है, राजा बना देता है कि ले संभारा। और करता क्या है, क्योंकि रुचि नहीं है, शिथिलता है, योग्यता नहीं है, धीरे धीरे वो सारी व्यवस्था को फेराव घालता है, यानी बेच कीन घालता है, गरीब हो जाता है। गरीब हो जाएगा, बेकारी बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ का श्रम विभाजन जो है श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया। केवल उदाहरण समझाया जा रहा है श्रमिक विभाजन का। उदाहरण आप समझाएंगे कि कैसे श्रमिक विभाजन है, दिखाएंगे कि भारत में दूसरे के दृष्टिकोण पर उदाहरण दिखा देंगे, माता पिता के दृष्टिकोण पर, क्षमता पर। दृष्टिकोण माने होता है क्षमता, बल, पौरुष। पिता पुत्र को गर्भ में ही है तभी अपना व्यवसाय चयन करके रख देता है। अब पुत्र सयाना हुआ तो रुचि नहीं है, अन योग्यता है उसकी, धीरे धीरे शिथिलता उसमें आने लगती है, दुकान तोड़ देता है, तोड़ ही नहीं देता है, वो एकदम बेकार हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है, खाने बिना मरने लगता है। सारी बात आपको लिखनी पड़ेगी जब पूछा जाएगा तो। दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांधे रहती है। और मान लें हमारी रुचि नहीं है, इसके बाद भी हम उसी पेशे पर अडिग रहते हैं, पकड़े रहते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। जबकि श्रम विभाजन कह रहा है कि हमें अपनी जो है पेशा चयन करने की, चुनाव करने का ये इजाजत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो सौंप दिया जाता है आपके ऊपर, भले रुचि से नहीं आप सौंप अगेन करते हैं। लेखक कह रहा है क्योंकि आज दिया है इसमें, आधुनिक युग में भी यह स्थिति प्राय आती है। आधुनिक युग जानते हैं ना, मशीनरी युग। आधुनिक युग का मतलब मशीनरी युग, मानी योग्यता आपकी नहीं है। आज के युग में, आज युग कैसा है, उद्योग धंधों का है ना। आज का युग कौन सा है, उद्योग धंधे हैं। उद्योग धंधे कैसे चलते हैं, मशीन से न चलेंगे। आए आप बिना मशीन के पढ़ लिए चंदन सर के, और चले गए कहाँ, बंबई, कौन सी कंपनी आपको रख लेगी। जब उद्योग धंधे, आज का युग कैसा है, मशीन का युग है। अभी चल रहा है, कंपनी में कोई बदलाव आ जाएगा, तरजीह बदलनी पड़ेगी, बुद्धि विवेक आपको बदलनी पड़ेगी। आपको ऐसी पढ़ाई नहीं की है, रुचि है नहीं सीखने की, तब क्या हो गया, क्या कंपनी आपको रखेगी,
नहीं रखेगी। लिखा है इसमें कि आज का युग जो है उद्योग धंधों का युग है। प्रक्रिया तकनीक के निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। करेगी सदैव परिवर्तन होता रहता है। एक आध बार अचानक भी बदलाव हो जाता है। अब बदलाव हो गया और आप में क्षमता नहीं है, न योग्यता है, रुचि नहीं है, अब क्या करेंगे आप? अरे आप उस कंपनी से निकाल दिए जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी आपकी। और नौकरी छूट जाएगी तब खाने पीना मरने लगेंगे। ये बेकारी बढ़ती जा रही है भारत की। भारत की बेकारी बढ़ने के यही सब है। चुनने की अनुमति नहीं देती, उसका पैतृक पेशा न हो भले ही उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण दिख रहा है। प्रश्न पूछा जाएगा पीछे कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ है। प्रश्न है पीछे, आप जो उलेटेंगे ना, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, तो यही बात अभी आपको दिखाना होगा। अभी जो बात बताया गया, कौन सी बात? क्योंकि हिंदू धर्म में जो हम भारतीय हैं, इसमें जो है पेशा चयन करने की अनुमति हमको नहीं मिलती। दूसरे के दृष्टिकोण पर ही हमें पेशा निर्धारण करते हैं हम। और उसका नतीजा है कि आज का युग जो है उद्योग धंधों का युग है। उद्योग धंधों का युग का मतलब है कि मशीनरी युग है। इस मशीनरी युग में कब प्रेरित होकर के परिवर्तन होते रहते हैं, और उस परिवर्तन के लायक मेरी योग्यता नहीं रहती है तो हम भूखों मरने लगते हैं। यही कारण है कि आज के युग में भी भारत जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। बस आंसर बता दिए, शायद बात समझ में आई कि नहीं। जो हिंदू धर्म भारतीय जितना हम लोगों का व्यवस्था है, प्रथा है, इसमें पेशा चयन करने की अनुमति हमें नहीं है। यही लाइन शुरू करना है आंसर लिखने के लिए कि पेशा चयन करने की अनुमति हमको नहीं प्राप्त है। और जब नहीं है, क्योंकि आज वर्तमान युग जो है उद्योग धंधों का युग है, अकस्मात भी इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे पढ़ाई हो रही है ना, कुछ ही समय के बाद सर जी आउट हो जाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम चलने लगेगा, तो कंप्यूटर पढ़ाने वाले ही टीचर न पढ़ाएंगे, हम लोगों की पूछ यहाँ नहीं रह जाएगी। तो ये प्रत्यक्ष बेरोजगारी होगी ना, यही प्रत्यक्ष और बेरोजगारी है कि कब बदलाव हो जाएगा, कब बदल जाएगा। अब हमें पेशा चयन करने की अनुमति हमको प्राप्त है ही नहीं, इसीलिए भारत में बेकारी का प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। शायद आंसर लिख लेंगे आप, समझ में बात आई हो। आगे देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यही कारण है कि यह हमारा जाति प्रथा जो है आज कि श्रम विभाजन को लेकर के किससे जो है गंभीर दोषपूर्ण है? जाति प्रथा से। जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि हमें जाति प्रथा जो भारत की है यही श्रम विभाजन, घबराना नहीं है। ये स्वेच्छा पर नहीं है, किस पर है? अरे दूसरे के दृष्टिकोण पर है। बात याद रखिए, ये श्रम विभाजन जो भारत का है हमारी स्वेच्छा पर, स्वेच्छा माने जानते हैं ना, अपनी इच्छा पर। स्वेच्छा माने अपनी इच्छा पर नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान और महत्व नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तिगत रुचि और जो है योग्यता का कोई महत्व नहीं है काम चयन करने में। यही कारण है कि आज जो है यह श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन या जाति प्रथा भारत का खास तौर से, अमेरिका का नहीं, भारत का श्रम विभाजन दोषपूर्ण और गंभीर दोषों से युक्त दिखाई दे रहा है। बात समझ। दो प्रश्न हल कर, एक प्रश्न वो हल कर दिए, बेकार प्रत्यक्ष बेकारी का कारण क्यों बना हुआ है वो बताएंगे। वो लाइन, हिंदू धर्म में हमें पेशा चयन करने की अनुमति हमको प्राप्त नहीं होती, वो बात वहाँ दिखाएंगे 2 लाइन। इसमें क्या दिखाएंगे कि भारत का जो जाति प्रथा है या श्रम विभाजन है, इसमें हमें पेशा चयन करने की अपनी स्वेच्छा नहीं, स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। इसलिए आज जो है भारत का जो जाति प्रथा है या श्रम विभाजन है वो दोष और गंभीर दोषों से युक्त दिखाई दे रहा है। 2 प्रश्न हल हुआ, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे कर आया आज कि आज के उद्योगों में भी गरीबी उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्यों को और रुचि के साथ केवल व्यवस्था करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त
ग्रसित रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। टालू काम माने जानते हैं ना, खाना पूर्ति। टालू माने लिख लें खाना पूर्ति। खाना पूर्ति का मतलब समझते हैं कि नहीं? जैसे आप आए हैं ट्यूशन करने, उद्देश्य पूर्ण बन के नहीं आए हैं, चला हो रोज काम बाइए जाई आई सर पढ़ौना तबो ठीक आ सुनली तबो नहीं सुनली तबो ठीक, कापी बंद करके चल गई अकाल पूछला तो 4 छड़ी पिटा गई। ये क्या है? टालू काम है, खाना पूर्ति जिसको कहते हैं। करा गया रुचि अरुचि के साथ केवल व्यवस्था से हम करते रहते हैं। व्यवस्था है मेरी, अभिभावक का डर है कि जाना है ट्यूशन, बस व्यवस्था पूर्वक हमके काम करना है, टालू काम। इसीलिए व्यक्ति के अंदर काम कम करने की क्षमता निर्धारित हो जाती है। जैसे हम काम कम करने लगेंगे, जो व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता है, जो खाली जगह नाश्ता किया दरवाजे पर लेटा रह गया, अब उसको कहेंगे कि 4 किलोमीटर पैदल चलने के लिए चल लेगा का? नहीं चलेगा। टालू काम करते करते हमारी क्षमता घट जाती है। जवान रहेंगे, दौड़ने पर क्षमता रहेगी, दौड़ नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? ये बात कह रहा है लेखक। टालू काम करने और कम काम करने के लिए हमें प्रेरित करती रहती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता हो न दिमाग, कुशलता कैसे प्राप्त हो सकती है? कह रहा है कि जहाँ दिल और दिमाग दोनों नहीं लग रहा है, मन लगते नहीं, क्या क्षमता है ये नहीं खिंचाने पर, तो क्या है आप कुशल हो जाएंगे? बोला सर के रोज लौकेंगे आप ट्यूशन में, लेकिन आपकी क्षमता घटती जाएगी। काहे? क्योंकि आप टालू काम करने की लत लगा ली है। सर देंगे 10 गो सूत्र रट के आवे के, को गो रट के नहीं? एको नहीं। एको जब रट के ना नहीं 10 दिन ये काम कर लेनी तो साइंस में फेल हुई कि नहीं हुई? फेल हुई। हम आज 4-5 प्रश्न बताए एक पाठ का और कल आप एको याद करके नहीं आएंगे, तो टालू काम करने की आपकी लत लग गई है, तो क्या आपकी क्षमता घटेगी ना कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। रोज याद करेंगे तो क्षमता बढ़ेगी। क्षमता के लिए आपको थोड़ा सा रुचि रखना पड़ेगा और व्यवस्था पूर्ण काम नहीं करना होगा, मन तन से दिल दिमाग लगाना होगा कि नहीं हमको नेसेसरी है, आवश्यक है, रट कर चलूँगी, तब ना खाना बंद कर दूँगी, खाऊंगी नहीं जब तक याद नहीं होगा। जितना सिलेबस का बात है, कदम ऐसे ही चल जाए मरकरिका घाट पर, कहो खाना बंद करके कुल पढ़ के 6 विषय पढ़ के सुत तब तो कहाँ चल जाए? मरकरिका घाट पर चल जाए। ये देखो पहले खा ला, पढ़ाई हुई ना, पढ़ाई बाद में, पहले तो खा ला बढ़िया से, पहले रहा तब काम चलत रही। तो बताओ कहाँ दिल दिमाग लगी? नहीं लगेगा। चलिए आगे। अब समस्या है रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। चलिए अब आगे कह रहा है लेखक, सब बातें बता लिया आपको। अरे उद्योग धंधों की बात बता लिया, उत्पीड़न की बात बता लिया, ठीक ना, विडंबना की बात बता लिया, किस आधार पर दोषपूर्ण है ये बात बता, 4-5 सब बात बता लिया। कह रहा है कि अब रचनात्मक पहलू पर मैं चल रहा हूँ। पंडित जी हो का हो तुम? सभ्यता तो आप ठीक नहीं के पैर फैला ले मत यही उम्र में, तो बाबा कितना दूर फैला होते हैं, जहाँ तक पूरे घर में फैला देते हो तो सुतबो नहीं कर रहा। चलिए सावधान रहिए। हम कहाँ बैठे हैं हर समय? देखिए सबसे बड़ा आपका है कम जानिए, लेकिन सभ्यता में रहिए, यही आपको ऊंचा ले जाएगा। खूब ज्ञान आ जाएगा और बुद्धि नहीं है ना, आप चोरी करते किसी के घर में पकड़ाएंगे, पिटाएंगे। कम जानेंगे, समझदारी आपके अंदर है तो आप बहुत बड़ा विद्वान लगेंगे। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, ऐसी प्रवृत्ति आप में जग जाएगी कि कोई भी महिला लौकेगी तो मातवत का दृष्टिकोण बनेगा। अब कोई धन दौलत गिरा रहेगा तो कहेंगे आज मिट्टी है मेरे लिए, मैं अलाउंस करा दूं गांव में, हो सकता है किसी का गिरा होगा गरीब अमीर का। नहीं तो ये भाव नहीं आया ना, तो दूसरे महिला को देखेंगे कहेंगे कि यार अब इससे कोई सुंदर है नहीं संसार में। अब इसका अर्थ समझिए, इससे कोई सुंदर नहीं है, ये बात बनेगी ना तो मन बहुत बेईमान है। जहाँ ये बात एक बार कह लिया मन, वो कहता खुल के नहीं कहता है, अंदर अंदर कहता है ये बहुत सुंदर है। अब इतनी बात जहाँ अंदर आ गई, मन तो इतना मत वाला है कि मद मस्त हाथी से भी मत वाला है। हाथी तो कम मत वाला हुई तो खाली जाके नदी में तरंग मारी, लेकिन मन मत वाला हो जाई तो गांव के चुन दे, अकेले चुग दे हो, जैसे तोता चुगेला सर, तोता को आप नहीं देखेगा फल फूल को, वैसे आप बेईमान हो जाएंगे। इसलिए हमें आपको हर समय सतर्क रहना है।
तभी आप में योग्यता आएगी, तभी आप क्षमतावान होंगे, तभी आप एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे, तभी आप जिस काम के लिए आए हैं, परमात्मा से अनुनय विनय करके हम लोग आए हैं, नहीं जानते ना, अनुनय विनय करके आए हैं कि हम जा रहे हैं तो हम आपकी बात गाऊंगा, आपको छोड़ करके दूसरी बात नहीं करूंगा। वहां तय किए हैं हम लोग कि मैं नहीं जाऊंगा धरती पर। परमात्मा हम लोगों को समझा कर भेजा है कि जाओ इस धरती पर और यहाँ मुझे याद करना। हम लोग जो यहाँ आ करके क्या करते हैं, जो माँ हमको एक बूंद जल देती है या दूध, अब क्या करते हैं परमात्मा ने, ये मैं हूँ, मैं तब कबीरदास जी ने लिखा है कि मैं ममता मन मारी के नन्ना करी करी पीस, और जब सुख पावे सुंदरी की ब्रह्मा जल के शीश। अहंकार पैदा हो जाता है अंदर अंदर, घमंड जिसको कहा जाता है। अब कहते हैं कि भगवान कहाँ, भगवान ने बनाया, भगवान ने पोषण किया, 9 महीने कैसे कैसे रखा, 10वें महीने में हम धरती पर पैदा हुए, प्राकृतिक का सारी चीज़ें धरोहर पे जब प्रदान किया, श्वास लेने के लिए, फल खाने के लिए, जीने के लिए, इसके बाद भी ललकारते हैं भगवान कहाँ हो। भगवान नहीं दिख रहा है हम लोगों को, कहाँ से उनका भजन कहाँ से दिखेगा हमें। फिर मरते समय बाइस्कोप देखते हैं, जैसे जन्म लेकर के परमात्मा को देख कर आए हैं ना, और जब मरने लगेंगे, जब मौत के कटघरे में जब पलेंगे, तो फिर बाइस्कोप, फिर ज्ञान अपने आप बदल जाएगा। यहाँ का जो घमंड वाला ज्ञान है तो क्षीण हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। अब फिर विवेक आएगा, फिर परमात्मा दिखेगा और रोएंगे, हम रो करके जाएंगे। अब पछताए होगा जब चिड़िया चुग गई। एक किसान था, बात समझ रहे हैं ना, ऐसे ही सूखा जिसे इंसान नहीं पड़ गया था बीच में, तो कुछ आलसी जो किसान है ना, कहेंगे इस साल धान नहीं हुई, तुम जो बिया डलने वाला वहू के देखे रह जी, यहाँ उछौसा गल बिया, घाम धूप से पनियो नहीं डाला ना, चुगना उगमा का का कहा जाला ये घास पा, कहले अरे अब का धान होके क्या, एक खाली हवा में बैठ के अब का धान हुई। आ तो बारिश हो गई बढ़िया, आ जे जाके रोज बिया के देख रेख करते बिया लहलहाता, बारिश भैल तो रोप लेला। आई अब जब बारिश भैल ना तो पछताए मन हमारे तो गेवा कुल खत्म हो गई, गाय भैंस चल के वहाँ से जाके जब देखल तो सही में चल दिल वहाँ से, अब का रोपो। तो वही एक बना है मुहावरा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत चुनी जाई चुग जाई, अरे खा घलस चिड़िया, अब पछतैला से तुम्हार बिया आ गई आ तुम्हार खेत रोपाई, अब खेले बिना मरा। हम लोगों को हर समय आलसी नहीं बनना है, प्रकृति का काम है धूप का जल देने का, हम अपने काम में लगे रहना है। प्रकृति कब बदल लेगा ये एम किसी के पास नहीं है। हाँ, हो सकता है कि प्रारब्ध जिसको कहते हैं, भाग्य जिसको कहते हैं, भाग्य में ही हमको नुकसान सहना है, कुल करके नुकसानियत हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, साफ हो जाएगा, लेकिन हम अपने कार्य को छोड़ नहीं सकते। तभी ना अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मणावाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। कृष्ण जब अर्जुन ने देखा ना उधर पांडव, अरे उधर कौरव सेना के तरफ कि सारे इनके हित मित दिख रहे थे, अरे भाई ये ना था भाई जो संग्राम छिड़ा था उस पार्टी से कौन था, वो दूसरा भाई ये था, कौरव कोई दूसरा जाति का नहीं था, पांडवे के जाति का था। अजय पांडव देखे ना तो उसमें सारे गुरु लोग आ गए थे, उनके पढ़ाए हुए सिखाए हुए, इनका बाण धनुष हिलने लगा, कैसे चला था। कहाँ वहाँ जो है कृष्ण को फिर आकर के समझाना पड़ा कि कर्मणावाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। आप कर्म के अधिकारी हैं, फल की इच्छा तो परमात्मा के जिम्मे है। खेत में आपने बीज लगा दिया, मेहनत करके पढ़ लिया, कॉपी लिख दिया, कितना अंक आएगा आपके बस की चीज़ है। एक अनुमान आप लगाएंगे कि हमारा 40 आएगा, 50 आ जाएगा, नहीं तो 30 आ जाएगा, वो किसके जिम्मे है, भाग्य के जिम्मे है। मेहनत के बाद भी भाग्य है, दोनों का जब तराजू बराबर होता है तो फल प्राप्त होता है। और फल की इच्छा मत रखिए, कर्म करिए, कर्म करने के हम अधिकारी हैं। तो चलिए उधर नहीं, 2 बातें उधर दिखाया, रचनात्मक अब बात हम लोग समझेंगे, रचनात्मक। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है कि समस्या रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, लिख लेंगे रचनात्मक पहलू। अब रचनात्मक अर्थ जानते हैं ना, रचना करना होता है, रचना तो बहुत पढ़ चुके आप। रचनात्मक पहलू को बताने जा रहा है लेखक।
कह रहा है कि जब रचनात्मक पहलू के संदर्भ में अब तक हमने किस पर चर्चा किया? अरे जाति प्रथा पर। भाई अभी वो बात नहीं की यार। लेखक ने जाति प्रथा में क्या दिखाया? दोष की अच्छाई, दोष दिखाया। लेखक यहाँ लिखा है, कह रहा है कि जब आप सारे जातियों के विरुद्ध की बात आप सुना दिया, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आदर्श समाज क्या है? रचनात्मक पहलू को लिया है अब कि आखिर आदर्श समाज किसको कहेंगे हम, जब भारत के सारे समाज को दूषित ही समाज मान लिया। कह रहा है लेखक कि अब मैं रचनात्मक पहलू पर चल रहा हूँ। लेखक कह रहा है कि अब मैं रचनात्मक पहलू को उठा रहा हूँ। अब तक तो आपने जो भी बात बताया, भारत के समाज में क्या निकाला आपने? क्या निकाला हो? दोष। याद रखिए। तो चलिए मैं एक रचनात्मक पहलू आपसे पूछता हूँ। कौन सी बात? कि आखिर आदर्श समाज किसे कहते हैं? समाज नोट कर लें आप, प्रश्न आएगा, इस पर पूछा जाएगा। तो आदर्श समाज देखे हैं ना? कोई बच्ची या बच्चा बताए आदर्श समाज के कहल जाए? आदर्श समाज बता बेटी तू। अच्छी बात बता रही। देखिए बच्ची कुछ किताब से अध्ययन करती है भाई, जिसमें भाईचारा हो। लिख लीजिए अपनी भाषा में, मैं बोल रहा हूँ, वो किताब की बात बोल रही है, जिसमें भाईचारा हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, उसी को आदर्श समाज कहते हैं। जिनमें भाईचारा हो, स्वतंत्रता हो और समानता हो, इसे ही हम आदर्श समाज कहते हैं। जब अब सोचिए, अगर इतनी विशेषता अगर हमारे समाज में रहेगी, तो क्या हमारे समाज का एक भी गरीब व्यक्ति बिना खाए रात को सोएगा? का सोएगा हो? लेकिन हमन का भारत का कर ले जा, तोरा अगर मत बने भलुक रहबो कहीं तो चोरा के हम बेच दे आ तू उपास करके मर। हमन का भारत की स्थिति ये है। अब देख लेंगे कि आपने मेहनत करके घर ला दिया है, चाहे खेत में पैदा है बढ़िया फसल, तो हम क्या करब? जाए रात में 4 जने के लेके अब बस सला पुअरा छिड़ी के बाद खत्म हो जाए। बात समझ रहे ना? कहाँ है आदर्श समाज हमारे यहाँ भारत में? लेखक कह रहा है, पूछ रहा है कि लेखक से कि इतनी बातें आपने बता रखा, दोष निकाल रखा, तो आदर्श समाज किसे कहेंगे? तो आदर्श समाज अभी आपको दिखाया गया, जिसमें भातृत्व स्नेह हो, भाईचारा हो, समता हो, स्वतंत्रता हो। आया आप 1 बीघा ऊख बो दीजिए, तनिक सा देखिए कितना स्वतंत्र रहेंगे आप। 10 बीसा ऊख बो दीजिए, अब देखिए रात दिन टेंशन रहेगा, आप खाना नहीं खा पाएंगे। किसको लेकर के? अरे तोरा तो यहाँ सा उजाड़ दिया सर, नाश कर दिया सर, कितना बड़ा टेंशन पर। कहाँ आदर्श समाज है? चलिए ये कुल बात लिखनी नहीं, समझने के लिए। लेखक कह रहा है कि आदर्श समाज किसे कहेंगे, तो आपको बस इतना याद करना है, भाईचारा हो, समता हो ना, और स्वतंत्रता हो। आगे कह रहा है एक बात और, जब ऐसा समाज रहेगा तो समाज का क्या करेगा? हित करेगा। जब ऐसे समाज में प्रेरित भावना होगी तो हम लोग क्या करेंगे? का भरल पानी मशीन का लात से जाते बस दबा दे, बह जाएगा, उछल देगा घर। मेहनत से पाइप से पानी के लिए ये आफत में हम के वहीं पर जाता नहीं, पानी भारत का मेरे दबा आगे पर रखे के बाद बस वहीं पर रख दे रही। पानी का हो गए, बह गए। वो बेचारा में आइल 2 घंटा के बाद कि हम तो पानी सुरक्षित करके आयल बने, 2 घंटा के बाद चल के देखब का हालत आर कोल करके काल रोप पानी बह गए बा। आधार समाज बटले ना वाली जामन का। चलिए आगे छोड़िए सब बात। कह कि अगर आधार समाज होगा तो सभी लोगों का क्या होगा? हित होगा, ठीक ना। तात्पर्य यह है, आप आगे लिख लीजिए, तात्पर्य यह है, उसी में लिखिए, तात्पर्य यह है दूध पानी के मिश्रण की तरह। दूध पानी देखें ना,
दूध पानी के मिश्रण की तरह दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप, भाईचारे का यही वास्तविक रूप लोकतंत्र कहलाता है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप लोकतंत्र, दूसरे रूप में लोकतंत्र, पहले में आदर्श समाज कहेंगे और दूसरे रूप में क्या कहेंगे, इसे लोकतंत्र कहलाता है। क्योंकि लोकतंत्र केवल पद्धति नहीं है। पद्धति माने जानते हैं ना, पद्धति माने भाई, पद्धति माने हो बेटा सिद्धांत। लोकतंत्र केवल सिद्धांत नहीं है, व्यवहार है, उसका नाम लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र में कौन लोग है? अरे हम ही आप हैं ना। तो लोकतंत्र कोई पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक सिद्धांत है जो कि सामूहिक दिनचर्या की एक रीति और समाज की सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान का नाम है। कह रहा है कि यह ऐसी रीति है, कौन? लोकतंत्र। लोकतंत्र पद्धति ऐसी है जिसमें समाज के सम्मिलित रूप, समाज जानते हैं ना, लोगों के सम्मिलित रूप और अनुभवों को आदान प्रदान करती है। लिख लें, आदान प्रदान करती है। लोकतंत्र ऐसी पद्धति है जो समाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान करती है। समाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान करती है। पाठ खत्म हो गया। ये कोई दिक्कत किसी को? आदान प्रदान करती है, ऐसी पद्धति है जो समाज के